अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी मींस कि हम कोई ऐसे सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें एनर्जी कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे। इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए दो फोर्सेस का जिक्र किया था, एक थी कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस कर रहे थे तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये कहा था कि अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी नहीं है, डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी है, तो वो वाली फोर्स होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली थी और वो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स थी। स्प्रिंग फोर्स में क्या किया था कि एक सिस्टम लिया था, ऐसा हमारे पास सिस्टम था कि एक इसके एंड के ऊपर हमने एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ था और यहाँ पर कुछ मेश अटैच किया हुआ था एम। जब हम इसके ऊपर यहाँ से फोर्स अप्लाई करते थे, इसे स्ट्रेच करते थे, तो इस डायरेक्शन में जब लेकर आते थे इसके अंदर एक्सटेंशंस प्रोड्यूस होती थी। यही स्प्रिंग यहाँ से अपनी मेन पोजीशन तक पहुंच जाता था। जब ये मेन पोजीशन तक पहुंच जाता था, इसके अंदर एक्सटेंशंस होती थी, तो इसे यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ आता है। उस वक्त जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ आ रहा था, हमने जो टॉपिक किया था उसमें ये ऐसे कहा था कि x इज इक्वल टू प्लस d टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस d टू 0 जब ये आ रहा था तो इसे वर्क 1 का नाम दिया था। फिर 0 टू माइनस d की तरफ वर्क 2, फिर माइनस d से 0 की तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आया तो इसे वर्क 3 का नाम दिया। और यहाँ से वर्क 3 क्या था कि मीन पोजीशन से अगेन एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऐसा हमारे पास आया कि यहाँ पर इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। अब इसमें जो टोटल वर्क आ रहा था तो यहाँ पर ये वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 एंड वर्क 4, इन 4 वर्क को हमने ऐड किया तो लास्ट में टोटल वर्क या नेट वर्क जो हमारे पास था वो 0 था। तो इससे हमने ये कहा था कि वर्क अगर 0 है तो ये वाली फोर्स होगी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। कंजर्वेटिव फोर्स की दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं और वो है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हम ऐसे कहेंगे, अब हम ऐसे सिस्टम लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई सिस्टम है और ये ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। सिस्टम को ऐसे कहें कि यहाँ पर कोई बॉल थी, मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ। ये बॉल ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई थी, इस बॉल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बॉल को यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये बॉल हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजी है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये आफ्टर सम टाइम यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो अब इसके ऊपर हमने फोर्स जो अप्लाई की थी तो फोर्स यहाँ से ऐसे 7 डायरेक्शंस का भी पता चल जाएगा कि फोर्स जो है हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी, यही बॉल जो है। और दूसरी बात कि इसके ऊपर बॉल जो है या मैच जिसका मैच m था तो इसका वेट जो होगा तो यहाँ पर W इज इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये ग्राउंड स्टेट से किसी हाइट पर हम इसे लेकर आए हैं, तो ग्राउंड स्टेट से जब हम इसे हाइट पर लेकर आए हैं तो कितनी हाइट पर लेकर आए हैं, ये हमारे पास हाइट होगी कि हम इसको ग्राउंड स्टेट से इतनी हाइट पर लेकर आए हैं। तो y एक्सिस में भेजा है तो लेट्स सपोज मैं y लिख लेता हूं कि h की बजाय यहां पर इतनी हाइट से y बॉल को हम यहां तक मूव करवा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर कुछ इंटरवल ये स्टे करने के बाद तो यही बॉल जो होगी तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, यही बॉल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने शुरू कर देगी। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो यहाँ से ये क्या करेगी डाउनवर्ड, तो इसको साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये कहेंगे कि हमारे पास फिगर ए है और इसके लिए ये कहेंगे कि ये फिगर बी है। तो फिगर बी में हम देख सकते हैं कि ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो यहाँ पर हम अगर देखें तो वेट तो
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐसे लिख लें कि वेट इज इक्वल टू mg, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है। और दूसरी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को केस ए में या फिगर ए में देखें तो बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जब ये बॉल डाउनवर्ड्स आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो इसकी देखें ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स है, और अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसी के ऊपर फोर्स लगेगी, तो यहाँ पर दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी और यहाँ पर दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो हम ऐसे कहेंगे कि लेट्स सपोज जो हाइट हमारे पास आ रही है तो वो हाइट क्या है y इज इक्वल टू h, इतनी हाइट है। तो अब हम ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज कि बॉल यहाँ पर पड़ी हुई थी किसके ऊपर, ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर हाइट कितनी होगी y इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे कहेंगे कि हम बॉल को ग्राउंड से, कि जहां पर हाइट 0 है, ग्राउंड से ऊपर लेकर आप जाते हैं कितना 2 मीटर 3 मीटर, तो जितने भी लेकर जाते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे y इज इक्वल टू h, इस बॉल को इतना डिस्टेंस हम देते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं। तो अब इसके ऊपर वर्क कितना होगा, वर्क किस वजह से, वर्क की हमने बात की है कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, ड्यू टू फोर्स F बॉल इस वजह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और दूसरा यहां से अगर देखें वर्टिकली अपवर्ड तो हमने फोर्स लगाई है, तो साथ डिस्टेंस भी आ रहा है, वो कौन सा है y, तो y हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, तो वर्क ये क्या बन जाएगा F डॉट d हमारे पास बन रहा है, तो d की बजाय F तो हमारे पास फोर्स है, d की बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे y लिखेंगे, तो इससे हमें वर्क मिल जाएगा। तो वर्क का फार्मूला यहाँ पर ऐसे बनेगा कि वर्क इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला अगर लिखें आप लोग तो F d, और इससे जब ओपन करते थे तो F डॉट d, तो ये बन जाता था F d cos थीटा, ये इस तरीके से आप लोग इसे लिखते थे। लेकिन अब देखें तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड में, हम ऐसे कहेंगे कि जब बॉल ग्राउंड से हाइट की तरफ जा रही है तो यहाँ पर वर्क जो हो रहा है वो वर्क 1 है, जैसे हमने इससे पिछले केस में किया था, वर्क 1, वर्क 2, 3, 4, और यहाँ पर जो बॉल है वो हाइट से कितनी हाइट y इज इक्वल टू h से ग्राउंड की तरफ आ रही है, जब ये y इज इक्वल टू h से ग्राउंड की तरफ आ रही है तो इसे हम वर्क 2 लेंगे। तो अब इस केस में पहला केस जो है तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे y1 इज इक्वल टू f, और साथ d की जगह क्या आ जाएगा f और y cos थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल कितना बन रहा है, तो हम एंगल को देखेंगे कि एंगल कितना है, तो एंगल की जगह पर हम ऐसे लिखेंगे कि, और y क्या है, y हमारे पास h है, ये किसके दरमियान फोर्स, और ये y, तो इसके दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो हम ऐसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट y1 इज इक्वल टू f, और यहाँ पर y किसके इक्वल है h के, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ f h cos 180, वर्क 1 इज इक्वल टू f h cos 180 माइनस 1 के, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, f इज इक्वल टू ma, लेकिन ये हमारे पास ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेशंस है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे f इज इक्वल टू mg, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा वर्क 1 इज इक्वल टू f की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाए, और साथ माइनस mgh, इसको नाम दें आप लोग इक्वेशंस 1 का, तो इक्वेशंस 1 आप लोगों ने फाइंड कर ली, वो क्या है mgh। अब हम लिखते हैं इक्वेशंस 2, तो इक्वेशंस 2 कैसे लिखेंगे, हम ये केस जो लिखिए डिस्कस कर लिए, हम इस केस की बात करते हैं कि जब बॉल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, जब बॉल यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो वो वर्क हमारे पास क्या होगा 2 होगा, तो कैसे लिखेंगे f d cos थीटा, यहाँ पर d क्या होगा, तो यहाँ पर भी d h ही है, लेकिन अब देखें कि दोनों की डायरेक्शंस ये
डी यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल कितना बनेगा, एंगल यहाँ पर 0 बनेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि हियर F is equal to mg and d is equal to h and theta is equal to 0 degree, so that work 2 is equal to mg और d की जगह पर h पुट कर लें तो साथ यहाँ पर cos 0 डिग्री होगा। तो वर्क 2 क्या बन जाएगा, वर्क 2 is equal to mg h और साथ क्या होगा 1। तो वर्क 2 is equal to mg h, इसको स्टूडेंट्स आप लोग नाम दें इक्वेशन 2 का। हमने बात करनी थी टोटल वर्क का, किस वजह से, क्योंकि राउंड ट्रिप को हमने देखना है, बाल यहां से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो हम टोटल वर्क की बात कर रहे हैं। तो टोटल वर्क यहां पर क्या बन जाएगा, ऐसे लिखें, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2, ऐसे लिख सकते हैं, या इसके साथ आप लोग नेट लिख लें या ऐसे टोटल लिख लें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क 1 एंड वर्क 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस 1 और 2 से वैल्यू यहां पर पुट करें। तो वर्क 2 इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशंस 1, तो क्या वैल्यू है -mgh प्लस, अब यहां पर क्या वैल्यू है mgh, वर्क 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो कैंसिल, तो वर्क वर्क t, टोटल वर्क t इज इक्वल टू 0, तो टोटल वर्क क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर टोटल वर्क ये 0 हो रहा है ऑन द बॉडी अंडर द एक्शंस ऑफ अ फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। कैसे, कि अगर टोटल वर्क यहां पर देखें तो हमारे पास वर्क 1 है, तो ये हमारे पास वर्क 2 है। टोटल वर्क कब होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम दोनों को ऐड करेंगे अंडर द एक्शंस ऑफ फोर्स, क्योंकि वर्क होगा ही फोर्स की वजह से। अगर टोटल वर्क 0 है अंडर द एक्शंस ऑफ फोर्स, तो ये वाली फोर्स होगी, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली, कौन सी, स्प्रिंग फोर्स और दूसरी ये हमने डिस्कस की द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों में हमने ये देखा कि टोटल वर्क 0 है, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स और दूसरी जो एग्जांपल है टोटल वर्क, तो इन दोनों में वर्क 0 है, तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी किसकी, कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल होगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम अपना कांसेप्ट क्लियर करने के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स जो था, तो कंजर्वेटिव फोर्स का कांसेप्ट क्लियर करने के लिए जो फर्स्ट हमने एग्जांपल कंसीडर की थी, डिस्कस की थी, कौन सी, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की एग्जांपल को यहां पर हम दूसरे मेथड से देखते हैं। वहां पर हमने 4 केस किए थे। पहले ये किया था कि जब हम बॉडी को मूव करवा रहे हैं प्लस d20 और वो था हमारे पास वर्क 1। फिर ये कहा था कि बॉडी को हम मूव करवाएं 0 to -d, ये था हमारे पास वर्क 2। एंड फिर ये कहा था कि बॉडी को हम मूव करवाएं -d20, ये था वर्क 3। और लास्ट में कंप्लीट ट्रिप उस वक्त होता था जब बॉडी को मूव करवाते थे 0 to +d, ये वर्क 4। इन फोर्स वर्क को हम ऐड करते थे, वर्क 0 होता था। तो हम ये समझना चाहते हैं क्या ये स्प्रिंग के केस में हमारे पास 4 वर्क्स हों तो तब ये 0 होगा राउंड ट्रिप में, या 4 की बजाय हम अगर 5 वर्क लें, कि हम ऐसे कहें कि यहाँ पर +b से हम बॉडी को यहाँ ऐसे समझ लें इसको कि ये +b है, यहाँ पर 0 है, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये था -d था। अब इसको आप लोग ऐसे समझें कि हम अगर बॉडी को यहाँ +d20 मूव करवाएं, एक ये वर्क हो, फिर दूसरा वर्क हमारे पास ये हो, यहां से जब यहां तक आएंगे ये -d है तो ये बन जाएगा -d, तो ये हमारे पास वर्क 2 होगा।
फिर हम यहां से यहां पर आ जाएं तो ये हमारे पास वर्क 3 होगा। हम फिर ऐसे क्या करते हैं -d2, तो अब कितने हो गए, ये 3 वर्क हो गए। तो यहां से फिर हम यहां तक डायरेक्ट जाएं या यहां से 0 पर आए, यहां पर आ जाएं। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे वर्क हों तो क्या वो भी स्प्रिंग के फोर्स इन केस में 0 होंगे या नहीं। सिर्फ इस कंसेप्ट को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। जो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे तो ये कहा है कि एक हमने स्प्रिंग दिए हुए, स्प्रिंग के एंड के ऊपर एक बेस अटैच किया हुआ है। फिर ये कहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब हम लेकर इसे गए तो वहां पर हमने इसे रिलीज कर दिया। जब हम इसे रिलीज करेंगे तो यहाँ से ये मूव करेगा मीन पोजीशन। अब हम इसे स्टेप वाइज में मूव करवाते हैं। लेट्स सपोज इसने मूव, अच्छा इसके पास फोर्स कौन सी होगी, जब हम इसे रिलीज करवाते हैं तो इसके पास जो फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो स्प्रिंग फोर्स होगी। तो अब यहाँ से प्लस d2 0 आएगा। हम ऐसे कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम प्लस d2 0, तो ये हमारे पास होगा वर्क 1। d2 0 कर लें या d2 हम डायरेक्ट लेते हैं प्लस d2 माइनस के हम ऐसे कहते हैं कि बॉडी यहां से मूव कर रही है प्लस d से माइनस d बाई, तो ये हमारे पास वर्क 1 होगा। फिर हम कहते हैं कि माइनस d बाई इससे मूव कर रही है कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉडी मूव कर रही है तो उस केस के लिए तो यहां से फिर कहते हैं कि बॉडी माइनस d बाई 2 से होकर यहां से होकर यहां पर अगर जाए तो ये टोटल जो वर्क होगा ये हमारे पास कौन सा होगा, ये वर्क 2 होगा। अगर दो ही वर्क लें या 5 ले लें, 2 लें, 3 लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो अब अगर हम दूसरा वर्क लें तो इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा, तो इसको हम देखते हैं। तो वर्क 2 में देखें स्टूडेंट्स, एक चीज समझें कि यहां से वर्क 2 में क्या किया है, बॉडी ने वर्क 2 में तो यहां से मूव किया है यहां पर -d बाई 2 से -d तक। फिर ये हमारे पास कैसा आएगा, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली हम इसको यहां पर ऐसे लिखते हैं कि टोटल वर्क जो आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम चेंज करते हैं। इसी को लें कि हम मूव कर रहे थे कहां से, ये ने x इज इक्वल टू प्लस d2 से, ये लेट्स सपोज कोई भी पोजीशन से x इज इक्वल टू 0 और यहां से ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशंस माइनस d है। अब वर्क 1 में ऊपर पाथ 1 शो करूंगा और पाथ 2 नीचे शो करूंगा। मैं कहता हूं कि डायरेक्टली वर्क 1 में बॉडी x इज इक्वल टू प्लस d से इसके सेंटर तक यहां पर पहुंच गई और ये जो डिस्टेंस था ये माइनस d बाई 2 था। कहां से, ये कौन सा होगा, ये वर्क 1 होगा। फिर वर्क 2 में हमने कंप्लीट राउंड ट्रिप में तो देख लिया था कि ये 0 है। अब हम अनदर इसका मेथड यूज करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि बॉडी यहां से x इज इक्वल, ये पाथ 1 ऐसे लिखते हैं, ये पाथ 1 है। यहां से बॉडी मूव करती है, किसी भी पॉइंट पर जाती है, हमें इस पॉइंट का पता नहीं है कहां से, प्लस d से किसी भी पॉइंट तक। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऐसे कहता हूं कि x इज इक्वल टू x तक जा रही है, प्लस d से x इज इक्वल टू x। तो फिर वहां x इज इक्वल टू x से अनदर पॉइंट तक वो था माइनस d बाई 2। अब ये तो इसमें टोटल वर्क ये आप लोगों के पास होगा, ये वर्क 2 और इसको आप लोग नाम देंगे पाथ 2 का। अगेन देखें कि पहला जो पाथ है इसमें बॉडी मूव कर रही है प्लस d2 माइनस, ये डायरेक्ट मूव कर रही है। लेकिन सेकंड जो है प्लस d से किसी भी पॉइंट पर, फिर वहां से आ गई है कौन सा, x इज इक्वल टू x से माइनस d बाई 2 तक। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें पाथ 1, ये हमारे पास पाथ 1 है, द बॉडी मूव फ्रॉम x इज
इक्वल टू प्लस डी टू एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू। फिर पाथ 2 में x इज इक्वल टू प्लस डी 2x इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू x 2x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इस ऊपर वाला जो केस है उसमें वर्क 1 आएगा। वर्क 1 इज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर F कौन सी है, स्प्रिंग फोर्स F, और साथ डिस्प्लेसमेंट क्या है तो dx में हम यूज कर रहे हैं, तो इसे dx ऐसे लिख लेंगे। कहां से, प्लस d2 माइनस d बाय 2। वर्क 1 इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है, माइनस k के, तो मैं माइनस k x, तो माइनस k x dx प्लस d2 माइनस d बाय 2। नाउ वर्क 1 इज इक्वल टू माइनस k, लिमिट पुट कर लें तो सॉरी इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करें, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यहां पर लिख दिया है माइनस 2 से प्लस 2 माइनस डी बाई 2। जब लिमिट इसके अंदर पुट करें माइनस के बाई 2 और यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस डी स्क्वायर, तो ये आएगा 3d माइनस ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 3d स्क्वायर, और ये यहाँ से बन जाएगा वर्क 1 इज इक्वल टू 3 बाय 8 के डी स्क्वायर, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 1 का। नाउ वर्क 2, तो वर्क 2 अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वर्क 2 को हम कैसे लिखेंगे, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम प्लस डी से, स्टार्ट फ्रॉम प्लस डी टू माइन एनी पोजीशंस x इज इक्वल टू x, साथ स्प्रिंग फोर्स यही आएगा F s into dx। मैं यहां से डायरेक्ट लिख लेता हूं माइनस k भी बाहर लिख लिया और साथ x dx। देन ये देखिए बॉडी मूव फ्रॉम प्लस d टू x इक्वल टू x, तो देन मूव फ्रॉम, तो फिर कहां से x इज इक्वल टू x टू x इज इक्वल टू माइनस d बाय 2, तो यहां से भी इसकी वैल्यू पुट की तो माइनस k और ये साथ x आ जाएगा dx। इसको सॉल्व करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे वर्क 2 इज इक्वल टू माइनस k बाय 2 x स्क्वायर x प्लस d2 x इज इक्वल टू x प्लस, और साथ बाहर माइनस होगा, माइनस ऐसे लिखें इसे तो k बाय 2 x स्क्वायर x इज इक्वल टू x 2x इज इक्वल टू माइनस d बाय 2, ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट्स पुट कर लें, तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो वर्क 2 हमारे पास ऐसे आएगा, वर्क 2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिखता हूँ तो वर्क 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 बाय 2 के, ये माइनस 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर, यहां से मैं डायरेक्ट लिखूंगा। स्टूडेंट्स यहां से इसको आप लोग सॉल्व करें तो वर्क 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ प्लस 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो लास्ट आप लोगों के पास ये टर्म, तो इसका एलसीएम ले लें माइनस 3 बाय 8 के डी स्क्वायर, और साथ इसके आएगा माइनस 3 बाय 8 के डी स्क्वायर, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशन 2 का। अब हम बात करते हैं टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हमारे सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा। अब वो टोटल वर्क डन क्या है, हम इसको अगर ऐड करें वर्क 1 प्लस वर्क 2 तो ऐड कर नहीं सकते, क्यों कि ये हमारे पास पाथ 1 अलग है, पाथ 2 अलग है। हमने एक चीज देखनी थी, वो ये थी कि वर्क प्लस b से माइनस d बाय 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ये डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल, इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे समझें कि आप लोगों को घर से दुकान के ऊपर भेज दिया गया कि वहां से कोई चीज लेकर आए, तो आप लोग घर से बाहर गए, दुकान के ऊपर गए कोई चीज लाने के लिए, तो आप लोग ऐसे कि यहां से घर से निकले डायरेक्ट दुकान पर आ गए,
वो चीज ली, फिर आप लोग ऐसे आए, घर से निकले, यहाँ पर आए, रास्ते में कोई दोस्त मिला, उसके पास थोड़ा सा स्टे किया, वहां से आए, आगे कोई और दोस्त मिला, फिर आए, यहाँ पर कोई और दोस्त मिला, और उसके बाद यहाँ पर आकर आप लोगों ने दुकान से चीज ली। तो हमने यहाँ पर इस चीज को नहीं देखना कि रास्ते में आप लोगों को कितने दोस्त मिले या आप लोग कितने टाइम में यहाँ पर पहुंचे हो, इस चीज को हमने नहीं देखना। अगर इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं तो ये वाली जो फोर्स होगी, ये फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स हमें क्या बता रही है कि आप लोग डायरेक्ट यहां से यहां पर आए तो ये जो वर्क होगा, तो ये वर्क क्या है? वर्क 1। यहां से आए, रास्ते में अपने दोस्तों से मिले, तो ये वर्क 2 होगा। तो दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इसका मतलब कि जस्ट डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। स्टूडेंट्स ये जो मैंने एग्जांपल दी है, कौन सी? ये आप लोगों को के दुकान के ऊपर भेजा गया, तो ये जस्ट आपको समझने के लिए दिए कि आप इस एग्जांपल को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये स्प्रिंग फोर्स की डायग्राम बनाई हुई है। तो जस्ट ये समझने के लिए आप लोगों को ऐसे बताया है। सो वर्क 1 एंड वर्क 2 दोनों हमारे पास क्या होंगे? वर्क 1 इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो अगर देखें ना, वर्क 1 माइनस वर्क 2 इज इक्वल टू 0, ये चीज हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की ये इक्वेशंस है कि जिसमें हमारे पास वर्क 1 और 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर अगर जस्ट डिपेंड करे, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी पर डिपेंड ना करे। अगर हम ऐसे भी यहाँ पर कहते हैं कि ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ से ऐसे करते हुए फिर यहाँ पर पहुंच गई है, तो फिर भी ये वर्क इतने ज्यादा प्लस 3/8 kd²। एक चीज हमें पता चली। अब 3 एग्जांपल स्टूडेंट मैंने बताई। स्प्रिंग फोर्स का पहला केस जब 4 वर्क किए थे, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये स्प्रिंग फोर्स का दूसरा केस हम लेते हैं जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहां से हम कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को स्टूडेंट हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ द टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी under the actions of a force in a round trip is 0, then the force is conservative, otherwise अगर 0 नहीं है तो ये वाली फोर्स होगी वो कंजर्वेटिव नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहां पर हम इन्हीं एग्जांपल की तरह एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। वो कौन सी होगी कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, तो उसमें वर्क 0 नहीं होगा। जब वर्क 0 नहीं होगा तो फिर उसको हम कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे।